मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना मुझे आप सबको देनी है, फिर हम अशोक खेमका आईएएस के बारे में बातें करेंगे। सूचना यह है कि कुछ महीने पहले हिंदी में मेरी एक किताब आई थी आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उस किताब का शीर्षक था आईएएस बनने के लिए पहली किताब। छोटी सी और बहुत प्यारी सी लेकिन बहुत मज़ेदार और महत्वपूर्ण किताब है। अब इसका इंग्लिश अनुवाद आ गया है। इंग्लिश अनुवाद का टाइटल है आईएएस द अल्टीमेट स्टार्टिंग गाइड। अब यह किताब मार्केट में आ चुकी है, अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। यदि आप ज़रा भी इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हों तो आप अमेज़न से तो मंगा ही सकते हैं, दुकानों पर भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। लेकिन यदि ईमानदारी से मुझसे आप पूछेंगे कि सर क्या हमें यह किताब पढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा उत्तर होगा कि बिल्कुल ज़रूर पढ़नी चाहिए, और इसी से आपको अपने आईएएस की तैयारी की शुरुआत भी करनी चाहिए। नाम ही है द अल्टीमेट स्टार्टिंग गाइड। दोस्तों, अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो आईएएस अशोक खेमका रहे हैं, अपने 34 साल की कैरियर में 57 जिन्होंने ट्रांसफ़र भुगते हैं, तो क्या उनका जीवन असफल रहा है? हम इस पर बात करेंगे। इस पर बात केवल हम इसलिए नहीं करेंगे कि आप इसके आधार पर आईएएस बनने का निर्णय ले सकें, अपने मोटिवेशन को बचाए रख सकें, बल्कि इसलिए भी करेंगे कि आपको एक आईएएस अफसर के बारे में सही सही जानकारी मिल सके, आप सही सही संदर्भों में अपने आप को देख सकें, क्योंकि आप भी आफ्टर ऑल आईएएस बनने ही तो जा रहे हैं। तो आइए अब हम बातें करते हैं। 34 साल के कैरियर में 57 ट्रांसफ़र। ऐसा लगता है कि जैसे इनका कैरियर जो है पूरी तरह से स्पॉइल हो गया। और सच पूछिए तो एक ही घटना है जो इनके नाम पर दर्ज है कि किस तरह से उन्होंने रॉबर्ट्स वाड्रा की जो एक ज़मीन थी, उस ज़मीन के म्यूटेशन को यानी कि नाम स्थानांतरण को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। और चूंकि रॉबर्ट वाड्रा आप जानते हैं कि सोनिया जी के दामाद हैं, इसलिए यह घटना पूरे देश में चर्चा में आ गई। तो क्या सच में अशोक खेमका के नाम पर केवल यही उपलब्धि दर्ज है और कोई उपलब्धि उनके जीवन की नहीं रही है? क्या वो 57 ट्रांसफ़र अगर भुगत रहे थे तो यह उनके जीवन की असफलता ही थी? वे अपने जीवन में और कुछ भी नहीं कर पाए होंगे? वो तो आईआईटीएन थे, खड़गपुर से उन्होंने बाकायदे डिग्री ली थी। तो क्या वो अगर इंजीनियरिंग सर्विस में रहते, चाहे वो सरकारी सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर में रहा हो, तो क्या वहाँ उनका जीवन बेहतर रहा होता, या वे अपनी सामाजिक भूमिका का ज़्यादा निर्वाह वे वहाँ कर पाए होते? इस तरह के ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए। देखिए, जब हम किसी की समीक्षा करने बैठते हैं तो उसकी पहली शर्त होती है कि हम अपने दिमाग में कुछ प्रश्न खड़े करें। अगर हम प्रश्न ही खड़े नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग किसके उत्तर की तलाश करेगा? ये समीक्षा करने का सबसे पहला सिद्धांत होता है दोस्तों, अपने दिमाग में प्रश्न खड़े करें। जैसे कि मैंने अभी कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है, और प्रश्न ये आता है कि भाई इनसे जो राजनेता थे, राजनेता ही कह लें या जो सीनियर ऑफिसर हैं वो कह लें या इनके मंत्री कह लें, जो भी कह लें, उन्हें जो भी नाम दे दें, वे कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं। परेशान से नज़र आ रहे हैं। 57 ट्रांसफ़र है, यानी कि इनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर ज़्यादातर लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उनको काम करना नहीं आता होगा। परेशान तो आदमी उसी से होगा ना कि भाई हम काम करने के लिए कह रहे हैं लेकिन वो काम कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। बात यहाँ ये है कि उनका काम दूसरों को पसंद नहीं आ रहा होगा। अगर दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है या उनको काम करना नहीं आ रहा है अशोक खेमका जी को, तो सीधी सी बात है कि उनको नौकरी से निकाल क्यों नहीं दिया गया? उनको नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप नौकरी से नहीं निकाल सके तो उनको प्रमोशन मत देते, उनको पदोन्नति नहीं देना चाहिए था, बल्कि आप उनके पद को घटा देते। चलिए आप ये भी नहीं कर पाए, उनकी सैलरी को कम कर देते, उनको दी जाने वाली सुविधाओं को हटा देते, कुछ तो सजा देते भाई। लेकिन सजा आप कुछ भी नहीं दे पाए, क्योंकि अशोक खेमका जब रिटायर होते हैं 34 साल की नौकरी के बाद, तो उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का जो पद होता है दोस्तों, राज्य में सर्वोच्च पद होता है।
सर्वोच्च पद तो होता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वो राज्य का सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया जाएगा इस पर चीफ मिनिस्टर की अपनी स्वीकृति जरूरी होती है। वो अपने पसंद के व्यक्ति को बनाएंगे। अब वो किसी को भी बना सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जो बहुत कड़क रहे हैं, बहुत ईमानदार रहे हैं, उनकी छवि बहुत उज्जवल रही है, और वो सीनियरिटी में ऐसे नहीं थे कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, लेकिन ऐसे चीफ मिनिस्टर आए कि उन्होंने ऐसे कड़क अफसर को चीफ सेक्रेटरी बनाया। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऑफिसर्स को चीफ सेक्रेटरी बनाया है जिनकी छवि बहुत ज़्यादा धूमिल थी। तो अब ये तो राजनेता पर डिपेंड करता है। तो चीफ सेक्रेटरी अगर अशोक खेमका नहीं बन पाए हैं तो कोई बात नहीं, ये उनकी असफलता नहीं है, ये राजनेता की अपनी चॉइस है, और ठीक है, वो उनका अपना अधिकार है। वो जिस तरह से राज्य को चलाना चाहते हैं, हो सकता है कि उनको लगे कि भाई अशोक खेमका उसके अनुकूल नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन आफ्टर ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो रहे हैं, जो कम बड़ा पद नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के बाद नीचे का जो पद होता है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ही पद है, यानी कि उनको दंड के रूप में पदोन्नत तो नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यदि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से का मतलब ये नहीं कि तानाशाह बन करके, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से यदि आप काम करना चाहते हैं, तो संविधान ने आपको बहुत बड़ी ताकत दे रखी है, आपको बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, और अशोक खेमका ने उस सुरक्षा कवच का उपयोग किया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर के जो अनुच्छेद 314 तक के प्रावधान हैं, उनकी जो हेडलाइन है, उनका जो टाइटल है, वह है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जो अनुच्छेद 311 है, ये आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और ये इसे आपको याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप यही होने जा रहे हैं। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको किस तरह का प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसका जो शीर्षक है अनुच्छेद 311 का, वो है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। शायद इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ में आएगी। डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और ए स्टेट। अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं तो आपको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आप तानाशाह भी नहीं हैं। यदि उन्हें कुछ ऐसा एक्शन लेना होगा तो उसके लिए बाकायदे सिस्टम बनाया गया है। अब जांच की जाएगी, आपको अवसर दिया जाएगा अपनी बात कहने का, और तब जाकर के कहीं निर्णय हो पाएगा। और यह इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। यह वो सबसे बड़ा कारण है, या यूं कह लीजिए कि संविधान के द्वारा सिविल सर्वेंट को दी गई सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके कारण अशोक खेमका जैसे लोगों का तंत्र कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, सिवाय इसके कि वह उन्हें ट्रांसफ़र करता रहे। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। एक केस के बारे में तो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से अशोक खेमका बहुत चर्चित हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जहाँ भी जाते होंगे, क्या वहाँ और कुछ भी नहीं करते होंगे? दोस्तों, ऑफिसर अपनी जगह काम करता है, और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, उसकी जो छवि होती है वह अपने हिसाब से काम करती है। और ट्रांसफ़र होने के बाद जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी जो छवि है, वो छवि वहाँ पहले ही पहुँच चुकी होती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अभी अभी फिल्म आई है रेड 2, आप उसमें देखिएगा कि किस तरह से जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो जैसे किसी नई जगह पर पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से पहले उनकी छवि वहां पहुंच चुकी होती है। और जब छवि आपकी बेहतर होती है या बुरी भी हो, तो छवि काम करती है, अफसर कम काम करता है। इसका मतलब है कि मैं ये मानकर चलता हूं कि अशोक खेमका जहां भी गए हों, जितने दिन भी रहे हों, उस दौरान उनकी जो एक ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर की जो छवि है, वो अपना काम कर रही होगी। उस दौर में न जाने कितने छोटे छोटे बहुत अच्छे काम हो चुके होंगे, लोगों को राहत मिली होगी, कुछ डेवलपमेंट के भी काम हुए होंगे। अब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह के दायित्व दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब बहुत ही व्यक्तिगत बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ
और प्लीज़ आप विश्वास कीजिएगा कि जीवन में फिर एक चरण ऐसा आता है जब आप अपनी छवि को जीते हैं, अपनी इमेज को अनुभव करते हैं। क्योंकि आपकी जो पहचान बनती है समाज में, वो केवल अवसर के रूप में नहीं बनती, वो तो बहुत ही अस्थायी होती है, बहुत थोड़े से लोगों के बीच में होती है। लेकिन जो आपकी जो रियल जो इमेज बनती है, आपको जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो व्यापक प्रतिष्ठा मिलती है, वो छवि के रूप में मिलती है जो समाज देता है। और उसी छवि को, उसी प्रतिष्ठा को, उसी सम्मान को, उसी आदर को और उसी प्यार को आप जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि जीवन की यही सबसे बड़ी शायद उपलब्धि भी होती है। अशोक खेमका जी ने ये उपलब्धि हासिल की है, और इससे बड़ी और उपलब्धि हासिल करने की जरूरत भी क्या रह जाती है। उन्होंने अपने पद के साथ न्याय किया, अपने जीवन के साथ न्याय किया। और जब उन्होंने अपने पद और अपने जीवन के साथ न्याय किया तो समाज उनके साथ न्याय कर रहा है। सरकार ने उनके साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, उसके अपने अधिकार हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उस हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन अशोक खेमका ने भी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने का निर्णय लिया, और ऐसा उन्होंने किया भी। और मुझे लगता है कि ये जीवन की कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।